सो हेलो एवरीवन, सभी को हाय हेलो नमस्ते। मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं पैरामेडिकल सारथी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपने 150 क्वेश्चन हो चुके हैं किसके, हिस्टोपैथोलॉजी के, ठीक है, जिसमें हमने पूरे चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कवर किए। आज हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन कवर करेंगे। टॉपिक क्या करेंगे वो मैं आपको टेलीग्राम पे डिटेल में भेज दूंगा, जिसमें हम ग्रॉसिंग वगैरह से ज़्यादा क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल आज थोड़ा सा अप रहेगा और आज से बाद जितने भी क्लासें होंगी क्वेश्चन का लेवल अप रहेगा। शुरू के 3-4 क्वेश्चन आपको रिवीजन वाले रहेंगे, ईजी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। कब मिलेगा? पूरे 300 क्वेश्चन हो जाने के बाद पूरा एक पीडीएफ में पूरे क्वेश्चन में भेज दूंगा, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही हो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। द क्वेश्चन नंबर इज 151। पहली बात की पिछले क्लासेस से क्वेश्चन उठाए हैं 2-4, जिससे आपका रिवीजन हो जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। विच इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज फॉर टिश्यू स्लाइसिंग इन हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी में टिश्यू को काटने के लिए कौन सा उपकरण सामान्यतः प्रयोग होता है? हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर, देखो इंस्ट्रूमेंट जितने भी हैं, मैंने बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी दोनों में बहुत डिटेल में इंस्ट्रूमेंट पढ़ा है, ठीक है। और हिस्टोपैथोलॉजी के भी इंस्ट्रूमेंट मैं सारे कवर करा रहा हूँ। इंस्ट्रूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट की बात की गई है जिससे हम टिश्यू की स्लाइसिंग करते हैं। ऑटोक्लेव से करते हैं, सेंट्रीफ्यूज से करते हैं, माइक्रोटोम से करते हैं या वाटर बाथ से करते हैं। अब आपको क्या बताना है कि हम टिश्यू को काटने स्लाइसिंग करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। देखो, ऑटोक्लेव का इस्तेमाल हम स्टेरिलाइजेशन में करते हैं। टेम्परेचर 121 डिग्री, 15 मिनट टाइमिंग और 15 PSI प्रेशर, ये चीज़ याद रखना ऑटोक्लेव से संबंधित। हीट कौन सा यूज होता है? मॉइस्ट हीट यूज होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। किससे? ऑटोक्लेव से संबंधित। सेंट्रीफ्यूज किसके लिए इस्तेमाल करते हैं सर? सेंट्रीफ्यूज इस्तेमाल करते हैं हम सेपरेशन के लिए। कंपोनेंट सेपरेशन करना हो, ठीक है, हमें सेपरेट करना हो। जैसे मान लो आपने एक प्लेन वायर लिया, आपको LFT KFT टेस्ट लगाना है, ठीक है, रेड वायर वाला प्लेन वायर लिया। अब इसको क्या करना है, आपने सेंट्रीफ्यूज किया, उसके बाद आपके कंपोनेंट सेपरेट हो गए, ठीक है। तो ये होता है सेंट्रीफ्यूज का काम। फिर आता है वाटर बाथ और माइक्रोटोम। देखो वाटर बाथ का इस्तेमाल क्या होगा, मैं सीखते आ रहा हूँ, पिछले 3 क्लासेस में बहुत डिटेल में समझा वाटर बाथ। और इस्तेमाल करते हैं हम स्लाइसिंग के लिए माइक्रोटोम का, ये चीज़ ध्यान रखना। तो राइट ऑप्शन आपका माइक्रोटोम हो जाएगा। माइक्रोटोम इज यूज टू कट थिन टिश्यू सेक्शंस, ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा कि थिन टिश्यू सेक्शंस हम माइक्रोटोम से कट करते हैं। जनरली कौन सा माइक्रोटोम यूज़ करते हैं वो भी याद रखना, रोटेटरी माइक्रोटोम, ये भी चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। एंगल वगैरह भी मैंने बताया। अगर हमें नॉर्मल एंगल पूछी जाए तो 45 डिग्री, अगर हमें बहुत ज़्यादा थिन सेक्शंस काटने हो तो 45 डिग्री का एंगल, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, माइक्रोटोम का उपयोग टिश्यू को बहुत पतले स्लाइस काटने के लिए किया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। विच इक्विपमेंट इज यूज फॉर टिश्यू एम्बेडिंग। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिश्यू को एम्बेड करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। हम टिश्यू की एम्बेडिंग करते हैं ना, टिश्यू प्रोसेसिंग का इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो हम एम्बेडिंग के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? इंक्यूबेटर, एम्बेडिंग स्टेशन, माइक्रोटोम या टिश्यू फ्लोटेशन बाथ, ठीक है। देखो इंक्यूबेटर हम क्या करते हैं, एक बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए या कोई भी चीज़ हमें अच्छे से ग्रो करानी हो या रिएजेंट भी रखना हो एक अच्छा टेम्परेचर पे, तो हम यूज़ करते हैं इंक्यूबेटर, ठीक है। माइक्रोटोम हमने देख ही लिया टिश्यू सेक्शंस के लिए। वाटर बाथ और या टिश्यू फ्लोटेशन बाथ ये भी हमने देख लिया। बचा क्या? एम्बेडिंग स्टेशन, नाम ही है एम्बेडिंग कर रहे हैं तो हम एम्बेडिंग स्टेशन का इस्तेमाल करेंगे टिश्यू की एम्बेडिंग के लिए। क्लियर बात है। इट मेल्ट्स पैराफिन एंड हेल्प इन एम्बेडिंग द टिश्यू इनटू पैराफिन ब्लॉक्स। यह पैराफिन को पिघलाकर उसमें टिश्यू को एम्बेड करता है। और एक चीज़ और ध्यान रखना एम्बेडिंग से संबंधित, एम्बेडिंग में हम कौन सा वैक्स इस्तेमाल करते हैं, तो हम पैराफिन वैक्स इस्तेमाल करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। आगे आना क्वेश्चन वाटर बाथ से संबंधित। विच डिवाइस मेंटेन टेम्परेचर फॉर पैराफिन सेक्शन स्प्रेडिंग, ठीक है। पैराफिन सेक्शन को स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए कौन सा उपकरण तापमान बनाए रखता है? हॉट प्लेट, वाटर बाथ, फ्रीजर या स्लाइड वार्मर, ठीक है। अब आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि वाटर बाथ का इस्तेमाल अभी हम सीखेंगे। आ गया वाटर बाथ से संबंधित क्वेश्चन। कौन सा डिवाइस मेंटेन करता है टेम्परेचर फॉर पैराफिन सेक्शन स्प्रेडिंग के लिए? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वाटर बाथ। क्लियर बात है। वाटर बाथ एट 45 to 50 डिग्री सेल्सियस हेल्प इन प्रॉपर एक्सपेंशन ऑफ पैराफिन सेक्शन। 45 से लेके 50 डिग्री का वाटर बाथ सेक्शन को फैलाने में सहायक होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप आफ्टर रिसीविंग अ बायोप्सी स्पेसिमेन। बायोप्सी स्पेसिमेन मिलने के बाद सबसे पहला कदम क्या होता है? ये इन जनरल क्वेश्चन है, ठीक है, आता है। हमें पहला स्टेप क्या करना है, बायोप्सी स्पेसिमेन हमने मान लो किसी पेशेंट से रिसीव कर लिया, उसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? क्या हम स्टैनिंग कर देंगे मिलते ही तुरंत? क्या हम तुरंत एम्बेडिंग कर देंगे? क्या हम तुरंत सेक्शनिंग कर देंगे या रजिस्ट्रेशन करेंगे? देखो
चाहे हम बात करें बायोप्सी स्पेसिमेन की, चाहे हम इन जनरल कोई भी हम अगर सैंपल पेशेंट से ले रहे हैं तो हम उसका कोई भी जांच लगाने से पहले सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, ठीक है। मान लो आपके पास 4-5 टिश्यू के सेक्शन आ गए, आपने क्या किया, रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया। अब आप बाद में कैसे पहचानोगे भैया ये कलावती का है कि ये रामा देवी का है, ये किसका सैंपल है, ठीक है। तो इसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन करना बहुत अनिवार्य होता है। ये बायोप्सी स्पेसिमेन की बात कर लो या इन जनरल कोई भी स्पेसिमेन अगर आप किससे रिसीव कर रहे हो पेशेंट से, तो पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन करना होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। ईच स्पेसिमेन इज असाइंड अ यूनिक नंबर एंड रिकॉर्डेड बिफोर प्रोसेसिंग। हर स्पेसिमेन को एक नंबर देकर रजिस्टर किया जाता है। जैसे टिश्यू आया, आपका प्राइवेट लैब है तो आपने नंबर दे दिया 1, 2, 3 फला डेट का, ठीक है। ऐसे हम एक स्पेसिफिक नंबर देते हैं, नहीं तो भैया कैसे पहचानोगे कि किसका क्या सैंपल आया हुआ था, ठीक है। चलो एक बार हिस्टोपैथोलॉजी में तो आपने याद कर लिया कि फला देवी का किडनी आया था, फला देवी का लिवर आया था, ठीक है। अब आप मान लो EDTA में आपको CBC लगानी है, अब आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर रखा तो आप ब्लड देख के थोड़ी ना पहचानोगे कि किसका कौन सा ब्लड था, इसलिए हमें रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। क्लियर बात। What is used to preserve tissue before processing? प्रोसेसिंग से पहले टिश्यू को संरक्षित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, टिश्यू प्रोसेसिंग। तो हम टिश्यू को प्रिजर्व करते हैं ना, प्रिजर्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं वो बताना है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्कोहल, एसीटोन, फॉर्मेलिन या जाइलिन। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर टिश्यू दिया हुआ है, अगर यहाँ साइटोलॉजी से क्वेश्चन अलग रहेगा तो फिर ये इसका आंसर चेंज हो जाएगा। तो हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोलॉजी दोनों में अलग चीज़ें उपयोग होती हैं, ये चीज़ ध्यान रखना फिक्सेशन के लिए। क्लियर बात। तो हमें प्रोसेसिंग से पहले टिश्यू को संरक्षित करना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं सर, फॉर्मेलिन यूज़ करते हैं। सांद्रता कितनी, याद रखना 10% इन जनरल। क्लियर बात है। 10% न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन इज कॉमनली यूज फॉर फिक्सेटिव। 10% न्यूट्रल बफर फॉर्मेलिन सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला फिक्सेटिव है, ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ, अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आने शुरू होंगे। ड्यूरिंग ग्रॉसिंग व्हाट शुड बी नोटेड अबाउट द स्पेसिमेन। ग्रॉसिंग हम करते हैं ना, ग्रॉसिंग के दौरान स्पेसिमेन के बारे में क्या नोट किया जाना चाहिए, हमें क्या नोट किया जाना चाहिए स्पेसिमेन का। अगर हम कर रहे हैं ग्रॉसिंग तो हमें कलर नोट करना चाहिए, साइज नोट करना चाहिए, कंसिस्टेंसी नोट करनी चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर बात है, इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। देखो जब भी कोई स्पेसिमेन आपके पास आएगा, ठीक है, वो कोई भी टिश्यू का सेक्शन हो, हम उसका कलर भी देखते हैं, कितना साइज है उसका वो भी नोट करते हैं, कंसिस्टेंसी क्या है वो भी नोट करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्लियर बात है, हमें ऑल ऑफ द एबव नोट करना पड़ेगा। कंप्लीट माइक्रोस्कोपिक, देखो ग्रॉसिंग में हम क्या करते हैं, एक होता है माइक्रोस्कोपिक विजन, एक होता है मैक्रोस्कोपिक विजन। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना। मैक्रो मतलब बड़ा, यानी हम नग्न आंखों से देख रहे हैं, ठीक है, नंगी आंखों से अगर हम देख रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक विजन। और माइक्रोस्कोपिक हम इसमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो लाइट माइक्रोस्कोप हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो। तो हम ग्रॉसिंग के दौरान अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ग्रॉसिंग के दौरान हम क्या यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोपिक, यानी हम आंखों से देखकर बताना पड़ता है हमें कि क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, ठीक है। अभी हम माइक्रोस्कोपिक के लिए तो हम तब जाएंगे जब हम अपने टिश्यू प्रोसेसिंग की पूरी स्टेप कंप्लीट कर लेंगे, तब हम माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स के लिए जाएंगे। अभी हमें क्या करना है, मैक्रोस्कोपिक डिटेल्स। क्लियर बात। आर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग ग्रॉसिंग। अब माइक्रोस्कोपिक विजन में क्या हो सकता है, कलर तो आंख से दिख जाएगा, साइज भी आंख से दिख जाएगा, कंसिस्टेंसी भी दिख जाएगी। तो ये सारी चीज़ें मैक्रोस्कोपिक डिटेल्स हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है ड्यूरिंग ग्रॉसिंग। क्लियर बात है। ग्रॉसिंग में साइज, कलर, कंसिस्टेंसी आज सभी बातें नोट की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफर साइड है ये। व्हाट इज यूज फॉर कटिंग बोनी टिश्यू ड्यूरिंग ग्रॉसिंग। ठीक है, हम ग्रॉसिंग कर रहे हैं, हमें क्या करना है, बोनी टिश्यू कट करनी है। ठीक है, बोनी टिश्यू को काटने के लिए ग्रॉसिंग में क्या उपयोग किया जाता है। अब एक बात बताओ, बोनी सॉफ्ट टिश्यू है या हार्ड टिश्यू है। तो सिंपल सी बात है, हार्ड टिश्यू है बोनी। क्लियर बात है। तो बोन को हमें कट करने के लिए नाइफ, सॉ, स्कैल्पल या चीजल, अब आपको बताना है। क्लियर बात है। तो हमें क्या करना है, अगर बोनी टिश्यू कट करनी है तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, सॉ यूज़ करना पड़ेगा। अ बोन सॉ इज रिक्वायर्ड फॉर कटिंग हार्ड बोन टिश्यू। हड्डियों को काटने के लिए बोन सॉ का प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ें अगर नहीं याद हो तो याद कर लेना। जब भी हमें बोनी टिश्यू कट करने की बात की जाएगी तो हम सॉ का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर बात है। आगे बढ़ जाओ। इन ग्रॉसिंग ऑफ GIT स्पेसिमेन विच पार्ट इज मोस्ट क्रिटिकल टू ऑब्जर्व। GIT स्पेसिमेंस के ग्रॉसिंग में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है। हम क्या कर रहे हैं, ग्रॉसिंग कर रहे हैं GIT। पहले बताओ GIT का फुल फॉर्म क्या होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं GIT, यानी आपकी हिंदी में बोले तो आहार नाल। क्लियर बात है, आहार नाल। ठीक है, तो आहार नाल की स्पेसिमेन हम कर रहे हैं, तो इसमें मोस्ट क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन क्या होती है।
क्या सिरोसा होती है, म्यूकोजा होती है, मस्कुलरिस होती है, ल्यूमेन होती है। ठीक है, आपने आहार नाल का जब भी अगर आप क्रॉस सेक्शन काटो तो इसके अंदर 3-4 ऐसे लेयर होती हैं। ठीक है, ये सबसे बीच की लेयर होती है ल्यूमेन, जिसको हम बोलते हैं ल्यूमेन, जहाँ आपका खाना अंदर की तरफ जाता है। फिर ऐसे लेयर होती हैं मस्कुलरिस, सिरोसा, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, ये लेयर्स होती हैं। सबसे अंदर की लेयर म्यूकोजा, सबसे बाहर की लेयर सिरोसा होती है। ये भी चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि आहार नाल की सबसे बाहरी लेयर कौन सी है तो वो होती है सिरोसा, और सबसे अंदर पूछी जाए तो वो होती है म्यूकोजा। ये चीज़ें ध्यान रखना। क्लियर बात है। तो ग्रॉसिंग जीआईटी स्पेसिमेन कौन सा पार्ट मोस्ट क्रिटिकल होता है ऑब्जर्वेशन के लिए, सिरोसा, म्यूकोजा, मस्कुलरिस या ल्यूमेन। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट क्रिटिकल की अगर हम बात करूं तो वो होती है म्यूकोजा। क्लियर बात है। म्यूकोजा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर फॉर डायग्नोस्टिक पैथोलॉजी। ठीक है, म्यूकोजा की परत से ही अधिकांश बीमारियों का निदान होता है। ये चीज़ें ध्यान रखना। म्यूकोजा का एक और इंपॉर्टेंट काम सुनो, जो आपका ये स्टमक होता है ना, स्टमक आमाशय, इसमें क्या होता है, HCl होता है। ठीक है, ये हाईली एसिडिक होता है, 1.8 pH होता है लगभग। अब आप बताओ कि आपका पेट जलता क्यों नहीं इतनी हाईली एसिडिक pH होने के बाद? क्योंकि आपकी इंटरनल जो लेयर होती है ना पेट की या पूरे आहार नाल की, वो म्यूकोजा लेयर होती है। यही पेट को जलने से बचाती है, किससे, एसिड से। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ। ब्रेस्ट टिश्यू इज फिक्स्ड फॉर हाउ मेनी आवर्स बिफोर ग्रॉसिंग। ब्रेस्ट टिश्यू को ग्रॉसिंग से पहले कितने घंटे फिक्स किया जाता है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक चीज़ ध्यान रखना, हम आज 3-4 ऑर्गन्स के अच्छे से बात करेंगे, उनकी फिक्सेशन में कितना टाइम लगता है। तो ठीक है, हम ब्रेस्ट टिश्यू की बात कर रहे हैं तो 12 से 24 घंटे। ब्रेस्ट क्या है, एक जनरली नॉर्मल टिश्यू है। प्रॉपर फिक्सेशन इज इसेंशियल फॉर एक्यूरेट ट्यूमर इवैल्यूएशन। ट्यूमर की सटीक जांच के लिए 12 से 24 घंटे फिक्सेशन जरूरी होता है। ब्रेस्ट का अगर हमारे पास जांच आता है तो क्यों आता है? ब्रेस्ट में जनरली क्या बनती है, गांठें बनती है। गांठ को इंग्लिश में ट्यूमर बोलते हैं। तो अगर हमें ट्यूमर का इवैल्यूएशन करना है तो हमें 12 से 24 घंटे फिक्सेशन जरूरी होता है, और इन जनरल फिक्सेशन टाइमिंग भी यही है। क्लियर बात है। कुछ स्पेशल केसेस में अभी हम आगे देखेंगे, वहाँ पर कुछ ये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इन जनरल की अगर बात करेंगे तो 12 से 24 घंटे का फिक्सेशन टाइमिंग होती है। विच ऑर्गन रिक्वायर डीकैल्सिफिकेशन बिफोर सेक्शनिंग? इजी क्वेश्चन है। किस अंग को सेक्शनिंग से पहले डीकैल्सिफाई करना जरूरी होता है? अब लीवर, किडनी, बोन या स्प्लीन। अब थोड़ा सा बात समझो, डीकैल्सिफाई का मतलब क्या हुआ? डी अलग कर लो, कैल्सीफाई अलग कर लो, यानी हमें कैल्शियम का रिमूवल करना है, डी करना है, रिमूवल करना है। ठीक है, कैल्शियम किस में से रिमूव कर सकते हैं? कैल्शियम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो आपके बॉडी की जितनी भी बोन्स है ना, उसके अंदर क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। तो आपकी बॉडी की जितनी भी बोन्स हैं वहाँ से कैल्शियम पाया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हम डीकैल्सिफिकेशन सेक्शनिंग से पहले किसका करेंगे सर? बोन का करेंगे। क्लियर बात। कैल्शियम इन बोन मस्ट बी रिमूव फॉर सॉफ्ट सेक्शनिंग। हड्डियों से कैल्शियम हटाना जरूरी होता है ताकि सेक्शन आसानी से कट सके। अच्छा, कौन सा एसिड इस्तेमाल करते हैं डीकैल्सिफिकेशन के लिए? देखो, 2 एसिड इस्तेमाल करते हैं, एक HCl, एक नाइट्रिक एसिड। दोनों कॉमन है, HCl और नाइट्रिक एसिड। ठीक है, दोनों फास्ट हैं, लेकिन दोनों के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, क्योंकि साथ के साथ ये बहुत हाईली स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, तो ये हड्डियाँ भी गला सकते हैं। क्लियर बात है, इसलिए बहुत ध्यान से करना पड़ता है। आगे बढ़ जाओ। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ग्रॉसिंग इन हिस्टोपैथोलॉजी? हिस्टोपैथोलॉजी में ग्रॉसिंग का उद्देश्य क्या होता है, पर्पस क्या होता है? टिश्यू को कलर करना, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, टिश्यू को फ्रीज करना, या बैक्टीरियल टेस्टिंग। अब हमने बताया कि हम क्या कर रहे हैं, ग्रॉसिंग कर रहे हैं। तो 2 विजन होते हैं, एक माइक्रोस्कोपिक, एक मैक्रोस्कोपिक। तो माइक्रोस्कोपिक हम करते हैं जब हम हमारे टिश्यू के सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाए, और हम क्या कर रहे हैं, ग्रॉसिंग। तो ग्रॉसिंग में हम कौन सा विजन इस्तेमाल करते हैं, मैक्रोस्कोपिक, यानी हम देख के बताना पड़ता है हमें। क्लियर बात है। तो हम क्या करते हैं, मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। ग्रॉसिंग प्रोवाइड्स डिटेल विजुअल इन्फो बिफोर माइक्रोस्कोपिक स्टडी। ग्रॉसिंग टिश्यूज के बाहरी बदलाव को देखे जाते हैं जो कि डायग्नोसिस में मदद करते हैं। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ। फॉर सैंपल रिकॉर्ड कीपिंग व्हाट इज इसेंशियल? सैंपल के रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए क्या ज़रूरी है? हमें सैंपल का रिकॉर्ड बनाए रखना है। ठीक है, उसके लिए क्या इसेंशियल है? पेशेंट का नाम, डेट ऑफ सैंपल, टाइप ऑफ टिश्यू, या ऑल ऑफ द अबव। अब सिंपल सी बात है, सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा कि अगर हमें सैंपल का रिकॉर्ड रखना है, ठीक है, मान लो आज एक सैंपल आया, कल एक सैंपल आया, परसों एक सैंपल आया, तो हम ऐसे तो नहीं रख सकते। सिंपल सी बात है, हमें पेशेंट का नाम भी होना चाहिए कि कलावती का सैंपल है, रामा देवी का सैंपल है। ठीक है, यह सैंपल का डेट भी देखना चाहिए। मान लो आज 12 तारीख है, कल 13 तारीख है, किस दिन का किस तारीख का सैंपल आया वो भी हमें रखना पड़ेगा। किस टाइप का टिश्यू है, मान लो बोनी टिश्यू है, स्पॉन्जी टिश्यू है, कैसा टिश्यू है, तो हमें टिश्यू का टाइप भी रखना पड़ेगा, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर सही हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। हमें सारी चीज़ें रखनी पड़ेंगी। ठीक है, रिकॉर्ड में तो सारी चीज़ें रखी जाती हैं। कंप्लीट रिकॉर्ड इंश्योर ट्रेसिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी।
हर डिटेल दर्ज होना फ्यूचर वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरी होता है। आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज ग्रॉसिंग मीन इन हिस्टोपैथोलॉजी, वही क्वेश्चन है थोड़ी देर बाद। लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज है, अब सुनो। स्टैंडिंग ऑफ टिश्यू ग्रॉसिंग होती है, एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू अंडर माइक्रोस्कोप। देखो आगे ना क्वेश्चन, इन दोनों में बच्चे कन्फ्यूजन होंगे, ठीक है। बच्चे के आंसर लगाने की कोशिश करेंगे। यहाँ मैक्रो और माइक्रो अगर नहीं पढ़ा ना ध्यान से, पढ़ते ही क्वेश्चन लगा दोगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, निगेटिव मार्किंग हो जाएगी। बहुत ध्यान से ऑप्शन पढ़ने होते हैं। यहाँ होता है माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप हम टिश्यू प्रोसेसिंग की बात करते हैं, ये चीज़ें ध्यान रखना। तो हम ग्रॉसिंग अगर कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, विजुअल एग्जामिनेशन एंड कटिंग लार्ज टिश्यू, ठीक है। हम क्या करेंगे, विजुअल एग्जामिनेशन करेंगे, यानी मैक्रोस्कोपिक व्यू लेंगे, हमेशा मैक्रोस्कोपिक व्यू लेंगे और कटिंग करेंगे किसके, लार्ज टिश्यूज के। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्लियर बात है ग्रॉसिंग का मीनिंग। इट्स द फर्स्ट स्टेप इन लैब वेयर टिश्यू इज ट्रिम्ड फॉर प्रोसेसिंग। ग्रॉसिंग में टिश्यू का मोटा मोटा निरीक्षण और टुकड़े करना होता है। क्लियर बात है, आगे बढ़ जाओ। कॉमन फिक्सेटिव फॉर ब्रेन टिश्यू इज, ब्रेन टिश्यू के लिए सामान्यतः फिक्सेटिव क्या होता है, अब तो सुनो। ब्रेन टिश्यू के लिए, ठीक है, 10% बफर फॉर्मेलिन, ग्लूटाराल्डिहाइड, एसीटोन या जाइलिन। अब सुनो मेरी बात, ग्लूटाराल्डिहाइड का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, अगर हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करनी है तो उसके लिए फिक्सेटिव का इस्तेमाल हम कौन सा करते हैं, ग्लूटाराल्डिहाइड, ठीक है। एसीटोन का अभी के लिए छोड़ो, आगे पढ़ेंगे साइटोलॉजी में बहुत डिटेल में। जाइलिन कहाँ इस्तेमाल करते हैं सर, क्लियरिंग एजेंट में। क्लियरिंग एजेंट में कब करते हैं सर, डिहाइड्रेशन करने के बाद। किससे करते हैं डिहाइड्रेशन, एल्कोहल से करते हैं। एल्कोहल से जब डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो हमें एल्कोहल भी साफ करना पड़ेगा, तो एल्कोहल साफ करने के लिए हम जाइलिन इस्तेमाल करते हैं क्लियरिंग एजेंट के रूप में। क्लियर बात है। तो अगर हमें ब्रेन टिश्यू फिक्स करना हो, या अगर मान लो यहाँ ब्रेन टिश्यू एक बार के लिए हटा दो, कॉमन फिक्सेटिव हिस्टोपैथोलॉजी बता दो यार, सिंपल सी बात है, 10% बफर फॉर्मेलिन। क्लियर बात। ब्रेन टिश्यू इज डेलिकेट एंड नीड न्यूट्रल बफर्ड फिक्सेटिव। ब्रेन टिश्यू को न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन में फिक्स किया जाता है। विच ग्रॉसिंग टूल इज यूज टू स्लाइस सॉफ्ट टिश्यू, अभी हमने पढ़ा बोन टिश्यू के लिए। बोन टिश्यू के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया था, सॉ इस्तेमाल किया था। अब हम बात कर रहे हैं सॉफ्ट टिश्यू के लिए, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू की हमें कटिंग करनी हो, मान लो आपके पास एक ब्रेस्ट टिश्यू आया, ब्रेस्ट एक सॉफ्ट टिश्यू है, हमें ब्रेस्ट को कट करना है, ठीक है, उसके स्लाइसेस करने हैं। हम कौन सा टूल इस्तेमाल करेंगे, सॉफ्ट टिश्यू को काटने के लिए कौन सा टूल यूज़ करेंगे, स्कैल्पल, हैमर, नीडल, माइक्रोटोम। क्लियर बात है। तो हम ब्रेन टिश्यू के स्लाइसेस करनी हो ग्रॉसिंग के लिए तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे सर, स्कैल्पल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। स्कैल्पल गिव्स प्रिसाइज कंट्रोल फॉर कटिंग सॉफ्ट टिश्यू। स्कैल्पल सॉफ्ट टिश्यू को अच्छी से काटने के लिए सबसे उपयुक्त होता है, ये चीज़ें ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ। व्हाट इज लेबल ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ सैंपल, सैंपल के रजिस्ट्रेशन के दौरान क्या लिखा जाता है, ठीक है। हम सैंपल के रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस दौरान हम क्या लिखते हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियन का नेम लिखते हैं, स्लाइड का थिकनेस लिखते हैं, यूनिक आईडी एंड पेशेंट इन्फो लिखते हैं, या टाइप ऑफ स्टैंड यूज लिखते हैं। अब सिंपल सा बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आपके पास एक सैंपल आया लैब में, ठीक है, पेशेंट ने सैंपल लेके आया आपके पास, क्लियर बात, उसने आपको सैंपल प्रोवाइड किया, तो उस पर आप क्या अपना नाम लिखोगे सैंपल पे, सिंपल सी बात है यार, आपका सैंपल थोड़ी है, जो पेशेंट का सैंपल है उसका नाम लिखोगे। या स्लाइड की थिकनेस, अब आप सैंपल लेके आ रहे हो तो स्लाइड तो आपने अभी प्रिपेयर ही नहीं की, तो स्लाइड की थिकनेस कहाँ से लिखोगे। या टाइप ऑफ स्टैंड यूज, आपने तो अभी केवल सैंपल लिया है, स्टैंड भी नहीं किया, या तो टाइप कहाँ से लिख दोगे स्टैंड का। तो हम क्या लिखते हैं, सैंपल रिसीव करने के दौरान यूनिक आईडी एंड पेशेंट इन्फो। मान लो आपके पास ये आज दिन का चौथा सैंपल है, तो आपका यूनिक आईडी चौथा नंबर हो गया, या अगर आप बारकोड वगैरह लगाते हो तो वहाँ से आप कंप्यूटराइज बारकोड निकालोगे, वो उसका यूनिक आईडी हो गया। क्लियर बात है। और पेशेंट की इन्फो, पेशेंट का नाम क्या है, मेल है फीमेल है, ठीक है, मेल है फीमेल है, पेशेंट की उम्र कितनी है, ये सारे पेशेंट के इन्फो के बारे में लिखी जाती है। क्लियर बात है। एवरी सैंपल गेट्स अ यूनिक नंबर लिंक टू पेशेंट्स रिकॉर्ड, हर सैंपल को पेशेंट की जानकारी के साथ यूनिक आईडी दी जाती है। आगे बढ़ जाओ। ग्रॉसिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर शुड चेक फॉर, अब थोड़े से ग्रॉसिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुनो। यूरिनरी ब्लैडर होता है ना, ऐसा कुछ शेप का होता है, पियर शेप का। क्लियर बात है। यूरिनरी ब्लैडर ऐसा होता है जिसके अंदर क्या होता है, संकुचन होता है। क्लियर बात है। इसमें यूरिनरी ब्लैडर के ग्रॉसिंग के दौरान किस बातों पर ध्यान देना चाहिए, यूरोथीलियल लाइनिंग के ऊपर, ड्रेस्ड्यूसर मसल के ऊपर, ट्यूमर इन्विजन के ऊपर, या ऑल ऑफ द अबव। अब थोड़ा सा ये समझो क्वेश्चन ध्यान से, अगर हम क्या कर रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर का ग्रॉसिंग कर रहे हैं तो हम किस पे ध्यान देंगे, इन तीनों चीज़ों पर ध्यान देंगे, ऑल ऑफ द एबव। दीज हेल्प डिटरमाइन स्टेनिंग ऑफ ब्लैडर ट्यूमर। अगर हमारे पास हिस्टोपैथोलॉजी में आ रहा है सैंपल्स तो ज़्यादातर उसमें चांसेस हैं ट्यूमर होने के, ठीक है। इन सभी बिंदुओं से ब्लैडर कैंसर का स्टेज तय होता है। क्लियर बात है। क्या क्या है, यूरोथीलियल लाइनिंग हो गई, ड्रेस्ड्यूसर मसल हो गया,
ट्यूमर इन्वेजन हो गया, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देनी चाहिए यूरिनरी ब्लैडर का अगर हम ग्रॉसिंग कर रहे होंगे तो। अब हम क्या कर रहे हैं, थायराइड का सेक्शन कट कर रहे हैं। इन थायराइड ग्रॉसिंग वी एग्जामिन फॉर, थायराइड के ग्रॉसिंग में क्या देखा जाता है, ठीक है। थायराइड की ग्रॉसिंग कर रहे हैं, हम क्या देखेंगे, नोडुलैरिटी देखेंगे, कैप्सूल इन्वेजन देखेंगे, कलर एंड साइज देखेंगे, या ऑल ऑफ द अबव। एक चीज़ बताओ, हम क्या कर रहे हैं ग्रॉसिंग, तो ग्रॉसिंग में तो कलर एंड साइज या माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ये ऑप्शन तो आपका सही ही सही हो गया। नोडुलैरिटी क्या है और कैप्सूल इन्वेजन क्या है, इन दोनों को भी देखा जाता है, तो इसका भी राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। दीज आर इंपॉर्टेंट इन डायग्नोस्टिक मैलिग्नेंसी इन थायराइड, थायराइड के साइज, नोड्यूल्स और इन्वेजन पर मैलिग्नेंसी निर्भर करती है, ये चीज़ें ध्यान रखना। ग्रॉसिंग ऑफ फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट इंक्लूड्स, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट का ग्रॉसिंग करते समय क्या क्या शामिल होता है। अगर हम क्या कर रहे हैं, ग्रॉसिंग कर रहे हैं फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, एक चीज़ ध्यान रखना, मेल और फीमेल दोनों के जेनाइटल ट्रैक्ट डिफरेंट हैं। अगर आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा, वेटेज उसका अच्छा खासा है, ठीक है। मेरे चैनल पे अवेलेबल है, या पूरी की पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी 5 घंटे में मैंने निचोड़ कराई हुई है। जैसे मेरे चैनल पे जाओगे पहला वीडियो आपको वही मिल जाएगा, ठीक है, होम पेज पे। 5 घंटे में आपकी पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी आपके टिप्स पे होगी। अभी आपका राजस्थान NHM का एग्जाम हुआ था ना, बच्चे क्या बोलते हैं सर, ह्यूमन फिजियोलॉजी का वेटेज नहीं होता। बताऊँ उसमें 100 में से लगभग 150 में से 150 का शायद था एग्जाम, उसमें से लगभग 35 से लेके 40 के बीच क्वेश्चन आए थे आपके किससे, ह्यूमन फिजियोलॉजी एनाटॉमी से। क्लियर बात है, बहुत ज़्यादा वेटेज कभी कभी दे देता है, ठीक है। तो ऐसा मत समझना, अगर मान लो आपके 35 या 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक बहुत अच्छा खासा वेटेज है ह्यूमन फिजियोलॉजी और एनाटॉमी का। और ह्यूमन फिजियोलॉजी एनाटॉमी पे जिसकी कमांड हो जाएगी ना, उसका लगभग सारे चैप्टर बहुत ईजी लगेंगे, क्योंकि उसको पूरी बॉडी के बारे में नॉलेज हो जाएगी। क्लियर बात है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा ह्यूमन फिजियोलॉजी एनाटॉमी, वो 5 घंटे का लेक्चर आप देख लेना कभी भी टाइम निकाल के, बहुत डिटेल में आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी, पूरे टिक्स के साथ, टिप्स के साथ। क्लियर बात है, दोबारा आपको ह्यूमन एनाटॉमी कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर बात है। तो हमें क्या करना है, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट का क्या करना है, ग्रॉसिंग। तो सर्विक्स क्या फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट का हिस्सा होता है? जी सर बिल्कुल होता है। यूटेरस, ओवेरी सारे होते हैं फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के हिस्से, तो इसका राइट आंसर भी डी हो जाएगा। क्लियर बात है। कंप्लीट ग्रॉस एग्जामिनेशन हेल्प इन कैंसर डायग्नोसिस, पूरी फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट का ग्रॉसिंग जरूरी होता है कैंसर रूल आउट करने के लिए। क्लियर बात। आगे बढ़ जाओ, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने बताया था कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं जहाँ फिक्सेशन का टाइम अलग होता है। आ गया वो क्वेश्चन, ब्रेन टिश्यू, ठीक है। ब्रेन टिश्यू को कम से कम कितने समय तक फिक्स करना चाहिए, ठीक है। ब्रेन का टिश्यू आया, ब्रेन में क्या होता है सर, नर्वस। कौन सा टिश्यू होता है, देखो आपके पास 4 टिश्यू होते हैं, 4 टिश्यू होते हैं। एक होता है आपका जनरल एपिथेलियम, दूसरा होता है मस्कुलर टिश्यू, तीसरा होता है नर्वस टिश्यू, और चौथा एक और होता है कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो इसमें ब्रेन में क्या पाए जाते हैं, आपके नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू पाए जाते हैं ना। तो नर्वस टिश्यू को हमें नर्वस टिश्यू, ब्रेन का इकाई क्या है, न्यूरॉन्स होते हैं। नर्वस टिश्यू की इकाई न्यूरॉन्स होती हैं। न्यूरॉन्स को अगर हमें फिक्स करना है तो हमें एटलीस्ट 48 से लेकर 72 घंटे की टाइमिंग चाहिए। क्लियर बात है। प्रॉपर फिक्सेशन हेल्प प्रिवेंट डेलिकेट न्यूरल स्ट्रक्चर्स, हमें न्यूरल स्ट्रक्चर को अगर हमें फिक्स करना हो तो हमें 48 से 72 घंटे का टाइम चाहिए। न्यूरल टिश्यू को सुरक्षित करने के लिए 48 से 72 घंटे का फिक्सेशन बहुत आवश्यक होता है। ये चीज़ें ध्यान रखना। जनरली हम 12 से 24 घंटे करते हैं, लेकिन अगर ब्रेन टिश्यू आपके पास आया है तो इसमें हम 48 से 72 आवर्स का टाइमिंग लेंगे फिक्सेशन के लिए। क्लियर बात। आगे बढ़ जाओ। What is the term for unwanted changes or marks in tissue section during processing? टिश्यू प्रोसेसिंग के दौरान उत्पन्न अवांछनीय बदलाव या निशान को क्या कहते हैं, ठीक है। हम टिश्यू प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उसमें कुछ अनवांटेड चेंजेस हो जाएं या कुछ मार्क्स आ जाएं, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ठीक है। इस निशान को, इस मार्क्स को हम क्या कहते हैं, फिक्सेटिव कहते हैं, आर्टिफैक्ट्स कहते हैं, एम्बेडिंग कहते हैं, या फ्लोटेशन कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देखना, इसमें हम बोलते हैं फ्लोटेशन, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्लोटेशन बोलते हैं। wrinkling helps in if section does not spread well on the water bath। वाटर बाथ क्यों इस्तेमाल करते हैं हम, सेक्शन को अच्छे से स्प्रेड करने के लिए। अगर सेक्शन अच्छे से स्प्रेड नहीं होगा तो यानी हमें अवांछनीय बदलाव या जो मार्क्स पड़े हुए हैं वो इम्प्रॉपर फ्लोटेशन की वजह से पड़े हुए हैं। क्लियर बात है। वाटर बाथ पर सेक्शन सही से नहीं फैलने से रिंकल्स आ जाते हैं टिश्यू के अंदर। क्लियर बात। आगे बढ़ जाओ। विच इज अ कॉमन कॉज ऑफ टिश्यू श्रिंकेज, टिश्यू सिकुड़ने का सामान्य कारण क्या है। टिश्यू जो होते हैं कभी कभी श्रिंक कर जाते हैं, तो टिश्यू क्यों श्रिंक करेंगे, सिकुड़ना, ओवर डिहाइड्रेशन की वजह से,
अंडर फिक्सेशन की वजह से, ओवर स्टेनिंग की वजह से, या लो पैराफिन टेम्परेचर की वजह से। मैंने आपको एक किशमिश का एग्जांपल देके बताया था। जैसे आप क्या करते हो, रात में एक कटोरा लिया, इस कटोरे में आपने एक किशमिश का दाना रख के उसमें पानी डाल के रात भर के लिए छोड़ दिया, ठीक है। सुबह उठ के देखोगे तो वो किशमिश का दाना फूल के कुप्पा हो जाता है, ठीक है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उस किशमिश के दाने के अंदर रात में जितनी भी वाटर थी वो वाटर अंदर चली जाती है। विसरण और परासरण का नियम आपने पढ़ा होगा, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस। क्लियर बात है? तो ये चीज़ें होती हैं। अगर हम क्या करते हैं, और टिश्यू श्रिंकेज, यही किशमिश को अगर हम क्या करें, नमक वाले पानी में, इस पानी में अगर हम नमक डाल दें और फिर उसमें किशमिश रखें तो ये सिकुड़ जाएगी। तो वही चीज़ है कि जो किशमिश के अंदर पानी थी, वो पानी को क्या किया, नमक का उसने ऑस्मोसिस कर लिया ज़्यादा, तो पानी बाहर चली गई, ठीक है, क्योंकि बाहर का कंसंट्रेशन अंदर के कंसंट्रेशन से ज़्यादा है। तो वही चीज़ है, अगर हम ओवर डिहाइड्रेशन कर दें, पानी डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, पानी निकालना, ठीक है। पानी अगर हम अधिक मात्रा में निकाल दें तो सिंपल सी बात है, जो टिश्यू एकदम नॉर्मल शेप में थी उसके अंदर के सारे वाटर अगर बाहर निकल गए, एक्सेस डिहाइड्रेशन हो गया, तो टिश्यू क्या हो जाएगी, सिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्लियर बात? एक्सेस एल्कोहल रिमूव्स टू मच वाटर कॉजिंग श्रिंकेज। वही चीज़ है कि अगर किशमिश को आप नॉर्मल पानी में रखोगे तो वो फूल जाएगी, अगर वही नमकीन पानी में रखोगे तो वो सिकुड़ जाएगी। क्लियर बात है? तो वही चीज़ होता है एल्कोहल के साथ, टिश्यू और एल्कोहल के साथ। अगर एल्कोहल एक्सेस रहेगा तो सिंपल सी बात है कि टिश्यू श्रिंक कर जाएगी, क्योंकि वाटर टू मच रिमूव हो जाएगा। और वाटर में हम डिहाइड्रेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं, एल्कोहल यूज़ करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर बात है? रिंकलिंग ऑफ टिश्यू ऑन स्लाइड इज मेनली ड्यू टू, स्लाइड पर टिश्यू के मुड़ने, रिंकलिंग का क्या कारण होता है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्लोटेशन। क्यों सर? फ्लोटेशन जब वाटर बाथ में इस्तेमाल करते हैं, टिश्यू को अच्छे से फैलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर इम्प्रॉपर फ्लोटेशन रहेगा, प्रॉपर से फ्लोटेशन नहीं करेंगे तो टिश्यू में श्रिंकेज की समस्या आएगी, रिंकलिंग आएगी। क्लियर बात है? रिंकलिंग हैपन इफ सेक्शन डज नॉट स्प्रेड वेल ऑन द वाटर बाथ। वाटर बाथ पर सेक्शन सही से नहीं फैलने से रिंकल्स आते हैं। ये चीज़ें ध्यान रखना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझो। अ चैटर और वेनेशियन ब्लाइंड इफेक्ट इज सीन ड्यू टू। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैटर या वेनेशियन ब्लाइंड इफेक्ट किस कारण से होता है? क्लियर बात है? डल ब्लेड की वजह से होता है, ओवर डिहाइड्रेशन की वजह से होता है, वाइब्रेटिंग माइक्रोटोम की वजह से होता है, या बोथ ANC यानी डल ब्लेड और वाइब्रेटिंग माइक्रोटोम दोनों की वजह से होता है, ठीक है। तो चैटर या वेनेशियन ब्लाइंड इफेक्ट आपसे जब भी पूछा जाए तो ये डल ब्लेड और वाइब्रेटिंग माइक्रोटोम दोनों की वजह से होगा, ठीक है। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। वाइब्रेशन या डल ब्लेड कॉज अल्टरनेटिंग थिक या थिन सिलेक्शन। हम क्या माइक्रोटोम इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर शार्प ब्लेड रहता है। मान लो आपने कोई टिश्यू कट किया है तो यहाँ की जो थिनिंग है और यहाँ की जो थिनिंग है या बीच की थिनिंग है, ये पूरी एकदम प्रॉपर लाइनिंग में होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर ब्लेड डल है या माइक्रोटोम वाइब्रेट कर रहा है तो कहीं पे मोटा हो जाएगा, कहीं पे पतला हो जाएगा, कहीं पे मोटा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग थिक या थिन सेक्शन। तो इसी को हम बोलते हैं चैटर या वेनेशियन ब्लाइंड इफेक्ट। अब ये किसकी वजह से दिखता है? डल ब्लेड की वजह से भी दिख सकता है या वाइब्रेटिंग माइक्रोटोम की वजह से भी दिख सकता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, बोथ A एंड C। आगे बढ़ जाओ। व्हाट हैपेंस इफ वैक्स ब्लॉक्स इज टू कोल्ड व्हाइल सेक्शनिंग। अगर सेक्शनिंग के समय वैक्स ब्लॉक्स बहुत ठंडा हो तो क्या होता है, ठीक है। हम सेक्शनिंग करते हैं, उस समय वैक्स ब्लॉक हो कर बहुत ज़्यादा कोल्ड हो, टू कोल्ड हो, तो उसमें क्या होगा, सेक्शन मेल्ट कर जाएगा, सेक्शन टीयर्स हो जाएंगे, सेक्शन स्टिक कर जाएगा या सेक्शन फ्लोट करेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेक्शन टीयर, ठीक है। वैक्स बहुत ज़्यादा कोल्ड हो सेक्शनिंग के समय तो सेक्शन टीयर कर जाएगा, ठीक है। टू कोल्ड वैक्स मेक सेक्शन ब्रिटल एंड दे टीयर ड्यूरिंग कटिंग। बहुत ठंडा वैक्स सेक्शन को भंगुर बना देता है। भंगुर मतलब जैसे आपने एक बचपन में पढ़ा होगा ब्लैक बोर्ड पे, उसका एक चाक होता था, तो चाक की हम प्रवृत्ति साइंस में पढ़ते थे कि भंगुर प्रवृत्ति होती है, यानी थोड़ा से भी हल्के लगने पर टूट जाती है। तो वैक्स सेक्शन बहुत ठंडा भंगुर बना देता है सेक्शन को, ठीक है, क्योंकि वो बहुत आसानी से टूटने लगता है फिर, और वह कटते समय फट जाता है। इसी को हम बोलते हैं सेक्शन टीयर्स। क्लियर बात? आगे बढ़ जाओ। अ टिश्यू ब्लॉक वाज कम्प्लीटली प्रोसेस लाइकली कॉज। यदि टिश्यू ब्लॉक अधूरी तरह से प्रोसेस हुआ हो तो संभव कारण क्या हो सकता है। एक टिश्यू ब्लॉक है, वो इनकम्प्लीटली प्रोसेस है। हम टिश्यू प्रोसेसिंग के सारे स्टेप पढ़ चुके हैं। अगर वो प्रोसेसिंग में हमने कुछ इनकम्प्लीट प्रोसेस कर दिया, ठीक है, हमने कोई प्रोसेस मिस कर दी या हमने कोई जल्दबाजी कर दी, टाइमिंग सही से नहीं लिया, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। लॉन्ग फिक्सेशन हो सकते हैं, ब्लॉक टू थिक हो सकता है, लेस डिहाइड्रेशन हो सकती है, बोथ B एंड C हो सकता है, ठीक है। देखो
जब भी इनकम्प्लीटली टिश्यू प्रोसेसिंग की बात करेंगे तो उसमें ब्लॉक हमें पतला चाहिए, वो मोटा हो गया, बहुत थिक हो गया, ठीक है। या लेस डिहाइड्रेशन हो, हम डिहाइड्रेशन करवा रहे हैं, एक्सेस डिहाइड्रेशन करवा देंगे तो क्या हो जाएगा, टिश्यू श्रिंक कर जाएगी, और लेस डिहाइड्रेशन करवा देंगे तो भी दिक्कत होगी। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन बोथ बी एंड सी हो जाएगा। क्लियर बात है। थिक ब्लॉक्स और इनसफिशिएंट डिहाइड्रेशन कॉज इनकम्प्लीट प्रोसेसिंग। मोटा टिश्यू या कम एल्कोहल ट्रीटमेंट से प्रोसेसिंग अधूरी रह जाती है। क्लियर बात। व्हाट इज द मोस्ट रिलायबल स्टेप टू अवॉइड आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, आर्टिफैक्ट्स से बचने के लिए सबसे विश्वसनीय उपाय क्या है। ठीक है, ये आता है इरर्स में, इरर्स के अंदर आता है। तो इरर के अंदर आर्टिफैक्ट्स होता है, आर्टिफैक्ट इरर। इसमें अगर हमें बचना हो तो इसका सबसे मोस्ट रिलायबल स्टेप क्या है इससे बचने का। प्रोलॉन्ग स्टेनिंग होता है, प्रॉपर फिक्सेशन होता है, फास्ट डिहाइड्रेशन होता है या रीडिहाइड्रेशन होता है। तो सबसे मोस्ट रिलायबल स्टेप होता है हमें आर्टिफैक्ट से अगर बचना हो प्रॉपर फिक्सेशन। फिक्सेशन अगर आपने प्रॉपर कर लिया तो आर्टिफैक्ट से आप बच जाओगे। ठीक है, गुड फिक्सेशन प्रिजर्व टिश्यू मॉर्फोलॉजी एंड प्रिवेंट डिस्टॉर्शन। उचित फिक्सेशन से टिश्यू की बनावट बनी रहती है और गड़बड़ी नहीं होती है, ये चीज़ें ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ। व्हाट इज यूज्ड इन मॉलिकुलर हिस्टोपैथोलॉजी टू डिटेक्ट डीएनए आरएनए। अब हम बात करें मॉलिकुलर हिस्टोपैथोलॉजी की। मॉलिकुलर हिस्टोपैथोलॉजी में डीएनए आरएनए का पता लगाना हो उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है। पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पस स्टेन, पीरियोडिक एसिडिक सिफ स्टेन, एचएनई स्टेन या जिम्सा स्टेन। स्टेन की बात हम करेंगे नहीं मॉलिकुलर हिस्टोपैथोलॉजी में। तो मॉलिकुलर हिस्टोपैथोलॉजी या बायोमॉलिक्यूल्स में या बायोमॉलिकुलर में हम क्या पढ़ते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो अगर हमें मॉलिकुलर हिस्टोलॉजी में डीएनए या आरएनए डिटेक्ट करना हो तो हम पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एम्पलीफाइज स्पेसिफिक डीएनए आरएनए सीक्वेंसेस। पीसीआर एक तकनीक है जिसके द्वारा डीएनए आरएनए की मात्रा बढ़ाकर उसका विश्लेषण किया जाता है। क्लियर बात। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक बार लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आज क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ठीक है, विच टेक्निक इज यूज इन डिटेक्टिंग जीन एक्सप्रेशन इन टिश्यू। टिश्यू में जीन एक्सप्रेशन का पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक प्रयोग की जाती है। ठीक है, हमें जीन एक्सप्रेशन करना हो पता किसमें, टिश्यू के अंदर, तो उसके अंदर हम कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री इस्तेमाल करेंगे, आईएसएच जिसको बोलते हैं इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन इस्तेमाल करेंगे, पीसीआर इस्तेमाल करेंगे या फ्लो साइटोमेट्री इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हमें जब भी जीन एक्सप्रेशन डिटेक्ट करना हो, ठीक है, हम इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन इस्तेमाल करेंगे टिश्यू के अंदर। क्लियर बात है। आईएसएच डिटेक्ट्स स्पेसिफिक न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस डायरेक्टली इन टिश्यू सेक्शंस। आईएसएच यानी इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन तकनीक में टिश्यू में सीधे डीएनए या आरएनए के अनुक्रम को पहचान सकते हैं किसके अंदर, जीन एक्सप्रेशन में। ठीक है, क्लियर बात है। आगे बढ़ो। व्हाट इज द पर्पज ऑफ इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। ये दूसरी वो आईएसएच था, ये आईएचसी है। ठीक है, आईएचसी का फुल फॉर्म होता है इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। तो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में आईएचसी का उद्देश्य क्या होता है, आईएचसी का क्या उद्देश्य होता है, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री का क्या उद्देश्य होता है। स्टैनिंग कार्बोहाइड्रेट्स, आइडेंटिफाइंग प्रोटीन विद एंटीबॉडीज, कटिंग हार्ट टिश्यू या डिटेक्टिंग पीएच। तो हम जब भी इम्यून सिस्टम की बात करते हैं तो इम्यून सिस्टम में हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस के बारे में ज़्यादातर पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो एंटीबॉडीज आप देखते ही आंसर लगा देना, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं प्रोटीन विद एंटीबॉडीज। क्लियर बात है। आईएससी यूज लेबल एंटीबॉडीज टू डिटेक्ट स्पेसिफिक प्रोटीन्स इन टिश्यू। आईएससी में एंटीबॉडीज का उपयोग करके टिश्यू में खास प्रोटीन को पहचाना जाता है। क्लियर बात। ग्रॉसिंग ऑफ टिश्यू स्पेसिमेन इज प्राइमरली परफॉर्म्ड इन विच रूम। टिश्यू स्पेसिमेन का ग्रॉसिंग मुख्यतः किस कक्ष में किया जाता है। हम टिश्यू ग्रॉसिंग रूम जो इस्तेमाल करते हैं, ग्रॉसिंग रूम में ही तो हम ग्रॉसिंग करते हैं। टिश्यू की ग्रॉसिंग हम कहाँ करते हैं, ग्रॉसिंग रूम में करते हैं। सिंपल सी बात है। ग्रॉसिंग इज माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रो ये चीज़ ध्यान रखना, डन बिफोर प्रोसेसिंग। ग्रॉसिंग में टिश्यू का मोटे तौर पर निरीक्षण किया जाता है या प्रोसेसिंग से पहले होता है। आगे बढ़ जाओ। विच टूल इज यूज फॉर सेक्शन कटिंग इन हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी में सेक्शन कटिंग के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग करते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, सेक्शन को कट करना है। किसके अंदर, हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर। हम कौन सा टूल इस्तेमाल करेंगे, माइक्रोटोम, क्रायोस्टेट, इंक्यूबेटर, वाटर बाथ। हमने सारे के इस्तेमाल बता दिए। क्रायोस्टेट का इस्तेमाल फ्रोजन सेक्शंस के लिए करते हैं, इंक्यूबेटर का इस्तेमाल हम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर देने के लिए करते हैं, वाटर बाथ का इस्तेमाल हम वैक्स के फैलने के लिए करते हैं। तो हम माइक्रोटोम का इस्तेमाल करते हैं सेक्शन कटिंग के लिए। ये चीज़ें ध्यान रखना। कौन से माइक्रोटोम का, अलग अलग माइक्रोटोम है जिसमें हम जनरली रोटेटरी माइक्रोटोम इस्तेमाल करते हैं। अ माइक्रोटोम इज अ मशीन यूज टू स्लाइस वेरी थिन सेक्शंस ऑफ टिश्यू। माइक्रोटोम टिश्यू के बहुत पतले सेक्शंस को काटने के लिए उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ जाओ। फॉर ग्रोसिंग हार्ट टिश्यू लाइक बोन विच इक्विपमेंट इज यूज। ठीक है, हमने थोड़ी देर पहले किया था कि बोन को कट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, तो आया था शॉ। क्लियर बात है।
अब एक और उपकरण होता है कि अगर हमें हार्ड टिश्यू लाइक बोन, उसके लिए कठोर टिश्यू की ग्रॉसिंग अगर हमें करनी हो तो कौन सा उपकरण करेंगे। देखो कटिंग और ग्रॉसिंग दो अलग अलग चीज़ें हैं। ग्रॉसिंग के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रिक ड्रिल इस्तेमाल करेंगे, किसके लिए, बोन के लिए, ठीक है। अगर हमें कट करना हो, इसमें से कुछ हिस्सा निकालना हो, कुछ हिस्सा कट करना हो, फिर हम सॉ का इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना, क्लियर बात। बोन्स आर ग्रॉसिंग यूजिंग इलेक्ट्रिक सॉज और ड्रिल्स, दोनों एक ही चीज़ें हैं, अलग अलग थोड़े डिफरेंसेस हैं, पर जनरली इलेक्ट्रिक ड्रिल या हम सॉज का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए सर, हार्ड टिश्यू लाइक बोन्स के लिए। कठोर हड्डी जैसे टिश्यू को काटने के लिए इलेक्ट्रिक ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ जाओ। व्हाट इज द आइडियल फिक्सेटिव फॉर हिस्टोपैथोलॉजी सैंपल्स। हिस्टोपैथोलॉजी सैंपल्स के लिए आदर्श फिक्सेटिव क्या है, ग्लूटाल्डिहाइड, एसीटोन, 10% न्यूट्रल बफर फॉर्मेलिन या अल्कोहल। बचपन से पढ़ाते आ रहा हूँ, हिस्टोपैथोलॉजी सैंपल्स के लिए आइडियल फिक्सेटिव होता है 10% न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन, क्लियर बात है। यह टिश्यू की संरचना को अच्छे से संरक्षित रखता है। इट प्रिजर्व टिश्यू मॉर्फोलॉजी इफेक्टिवली। सैंपल रजिस्ट्रेशन इन हिस्टोपैथोलॉजी इन्वॉल्व्स, हिस्टोपैथोलॉजी में सैंपल रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, जब हम सैंपल रजिस्ट्रेशन करते हैं तो टिश्यू इम्बेड करते हैं, लेबलिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं, स्टैनिंग करते हैं या ग्रॉसिंग करते हैं। देखो जब भी हम हिस्टोलॉजी हो या कोई भी लैब हो, जब भी हम सैंपल का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें हम लेबलिंग और रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं, क्लियर बात है। एक्यूरेट रजिस्ट्रेशन इंश्योर ट्रेसिबिलिटी ऑफ स्पेसिमेंस, रजिस्ट्रेशन में सैंपल की पहचान और रिकॉर्ड सुरक्षित करना शामिल होता है। आगे बढ़ जाओ। विच सॉल्यूशन इज यूज टू प्रिजर्व टिश्यू आफ्टर ग्रॉसिंग, ग्रॉसिंग के बाद टिश्यू को संरक्षित करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन प्रयोग किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन बहुत बार ये पूछ चुका हूँ, पर लैंग्वेज देखो कैसा है कि हम कौन सा सॉल्यूशन यूज करेंगे प्रिजर्व टिश्यू के लिए आफ्टर ग्रॉसिंग, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। ग्रॉसिंग के बाद अगर हमें ग्रॉसिंग के बाद या हमें फिक्सेशन की अगर हम बात ही करें पूरे हिस्टोपैथोलॉजी में प्रिजर्वेशन के लिए, फिक्सेशन के लिए, सिंपल सी बात है, आंसर फॉर्मेलिन ही जाएगा, क्लियर बात है। आफ्टर ग्रॉसिंग स्पेसिमेन आर प्लेस्ड बैक इन फॉर्मेलिन फॉर फिक्सेशन। एक चीज़ और ध्यान रखो, क्वेश्चन में पूछ दिया जाए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी अगर हमें किसी पेशेंट की करनी हो तब हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे फिक्सेशन, तब हम इस्तेमाल करेंगे ग्लूटाल्डिहाइड, क्लियर बात है। आगे बढ़ जाओ। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर एम्बेडिंग टिश्यू इन वैक्स, टिश्यू को मोम में एम्बेड करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है, एम्बेडिंग के लिए एम्बेडिंग कंसोल यूज करते हैं, माइक्रोटोम, स्लाइड वार्मर या फ्लोटेशन बाथ, ठीक है। देखो तीनों का फंक्शन आपको पता होना चाहिए। माइक्रोटोम का हमने बता दिया, फ्लोटेशन बाथ का भी बता दिया, स्लाइड वार्मर हमें स्लाइड हल्की सी वार्म करनी हो फिक्सेशन के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, एम्बेडिंग के लिए हम एम्बेडिंग कंसोल या एम्बेडिंग स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं, क्लियर बात है। इट होल्ड टिश्यू इन पैराफिन ब्लॉक्स फॉर सेक्शनिंग, एम्बेडिंग कंसोल में टिश्यू का वैक्स ब्लॉक्स में सेक्ट किया जाता है। आगे बढ़ जाओ। विच ऑर्गन इज कॉमनली ग्रॉस फॉर रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी, अब सुनो ये एनाटॉमी से क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन तो पैथोलॉजी से है, पर अगर आपने एनाटॉमी अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हम रेस्पिरेशन में कौन सा अंग इस्तेमाल करते हैं। क्या हम लीवर से रेस्पिरेशन करते हैं, क्या हम लंग से रेस्पिरेशन करते हैं, क्या हम किडनी से रेस्पिरेशन करते हैं या ब्रेन से रेस्पिरेशन करते हैं। तो रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी हमें जब भी स्टडी करनी हो, सिंपल सी बात है, हम कहाँ से सांस लेते हैं यार, लंग से सांस लेते हैं, तो हम लंग की ही क्रॉसिंग करेंगे, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी के अंदर हमें क्रॉस करनी हो सेक्शंस तो हम लंग का इस्तेमाल करेंगे। लंग स्पेसिमेन आर ग्रॉस्ड फॉर कंडीशंस लाइक, कौन कौन से कंडीशन हो गए, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, टीबी हो गया, निमोनिया हो गया, कार्सिनोमा हो गया, इन कंडीशंस में हम लंग के सेक्शंस करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। फॉर जीआई ट्रैक्ट ग्रॉसिंग अटेंशन इज पेड टू, जीआई ट्रैक्ट के ग्रॉसिंग में किस बात पर ध्यान दिया जाता है, ट्यूमर साइज एंड अल्सरेशन, ब्रेन लेजियन, स्किन डिस्कलरेशन या यूटेराइन लाइनिंग। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, जीआई ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखो नहीं आपको क्वेश्चन आ रहा है एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाओगे। ब्रेन लेसियन की बात कर रहे हैं तो हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे सर, ब्रेन सिस्टम में इस्तेमाल करेंगे, यानी नर्वस सिस्टम में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नर्वस सिस्टम में इस्तेमाल करेंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं, जीआई ट्रैक्ट की, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो आनी है हमारे आहार नाल के बारे में, तो उसमें ब्रेन की हम कोई बात ही नहीं करेंगे। स्किन डिकलरेशन, स्किन डिस्कलरेशन में जीआई ट्रैक्ट का कोई लेना देना नहीं। यूटेराइन लाइनिंग आपकी कहाँ आती है, आपके उत्सर्जन अंग में आती है, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम में आती है। तो जीआई ट्रैक्ट में हम क्या करेंगे, ट्यूमर साइज ऑन अल्सरेशन की बात करेंगे, ठीक है। आपने सुना होगा अल्सर हो गया, पेट में अल्सर हो गया, ठीक है, छाले बन जाते हैं, घाव बन जाते हैं, कहाँ बनते हैं, आपके जीआई ट्रैक्ट में तो बनते हैं। या ट्यूमर साइज, ट्यूमर कहीं बन गया, पेट में ट्यूमर बन गया, तो इन सारी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं जीआई ट्रैक्ट ग्रॉसिंग में, क्लियर बात है। साइज, डेप्थ ऑफ अल्सर एंड मार्जिन्स आर नोटेड इन जीआई स्पेसिमेन। आंतों की बीमारियों में ट्यूमर का आकार और जख्मों की गहराई नोट की जाती है।
विच पार्ट इज ग्रॉस्ड इन मेल जेनाइटल स्पेसिमेन। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, अब हमें बता रहे हैं मेल जेनाइटल स्पेसिमेन फॉर प्रोस्टेट पैथोलॉजी। प्रोस्टेट पैथोलॉजी के लिए मेल जेनाइटल स्पेसिमेन में क्या ग्रॉस करते हैं, ठीक है, टेस्टिस के लिए ग्रॉस करेंगे, पेनिस के लिए ग्रॉस करेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए ग्रॉस करेंगे, सेमिनल वेसिकल के लिए। देखो मेल जेनाइटल ट्रैक्ट में सारी चीज़ें आती हैं। अब हम बताएं, अगर हम प्रोस्टेट पैथोलॉजी की बारे में अगर हमें क्या करनी है, ग्रॉसिंग करनी है, तो प्रोस्टेट पैथोलॉजी नाम से क्लियर है कि हम प्रोस्टेट ग्लैंड की ही स्पेसिमेन लेंगे। क्लियर बात है। प्रोस्टेट इज केयरफुली ग्रॉस फॉर हाइपरप्लेजिया और कार्सिनोमा डिटेक्शन। प्रोस्टेट ग्लैंड की ग्रॉसिंग करके उसमें सूजन हो गई या कैंसर की जांच की जाती है। ये चीज़ें ध्यान रखना। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ना, एज के साथ साथ बढ़ता रहता है। देखो प्रोस्टेट जैसे आपका ट्रैक्ट है, ठीक है, इसके होता है ये प्रोस्टेट ग्लैंड, ये एज के साथ बढ़ता रहता है तो फिर ये थोड़ा सा सिकुड़ता रहता है, ठीक है। इसलिए आपको जितना भी एज बढ़ता जाता है पेशेंट्स का, उसमें यूरिन एक्सक्रीशन करने में पेशेंट्स को दिक्कत आती है। तो अगर हमें प्रोस्टेट पैथोलॉजी पढ़नी हो तो हम प्रोस्टेट ग्लैंड की ग्रॉसिंग करेंगे। आगे बढ़ जाओ। ग्रॉसिंग ब्रेस्ट टिश्यू इंक्लूड नोटेड। ब्रेस्ट टिश्यू में ग्रॉसिंग के दौरान किस बात को नोट किया जाता है। हम ब्रेस्ट टिश्यू की ग्रॉसिंग कर रहे हैं, हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा। हमें ट्यूमर साइज या निप्पल स्टेटस के बारे में देखना होगा, स्प्लीन वेट देखना होगा, ब्रेन कॉर्टेक्स कलर देखना होगा या यूट्राइन साइज देखना होगा, ठीक है। नहीं आता है मान लो आपको क्वेश्चन, कैसे लगाओगे एलिमिनेशन मेथड। हम किसका बात कर रहे हैं, ब्रेस्ट टिश्यू की ग्रॉसिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या स्प्लीन ब्रेस्ट टिश्यू में आता है, नहीं, स्प्लीन तो अलग ऑर्गन है जिसको आरबीसी का कब्रगाह या ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ब्रेन कॉर्टेक्स कलर, हम ब्रेस्ट का टिश्यू बारे में स्टडी कर रहे हैं तो हम ब्रेन या की कॉर्टेक्स या कलर के बारे में क्यों जानकारी लेंगे, ये भी ऑप्शन गलत। यूटेराइन साइज, अगेन एक्सक्रीशन सिस्टम में आता है, हमें एक्सक्रीटरी रूट पढ़ना हो तो हम यूटेराइन साइज देखेंगे। हम क्या देखेंगे, ट्यूमर साइज। ब्रेस्ट में जनरली क्या होता है, ब्रेन की टिश्यू हम क्यों निकालेंगे, अगर हम उसमें ब्रेस्ट में ट्यूमर आ जाए ब्रेस्ट में, तो हम ट्यूमर की साइज के बारे में देखेंगे। या निप्पल के स्टेटस, ब्रेस्ट में निप्पल पाया जाता है तो निप्पल के स्टेटस के बारे में हम क्रॉसिंग कर लेंगे ब्रेस्ट टिश्यू के बारे में। क्लियर बात है, ये चीज़ें ध्यान रखना। थोड़े थोड़े दिमाग लगा के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जो आपको नहीं भी आता रहे। क्लियर बात। साइज, मार्जिन एंड निप्पल इन्वॉल्वमेंट्स आर क्रिटिकल। ट्यूमर का आकार और निप्पल पर असर देखा जाता है। आगे बढ़ जाओ। विच स्टेन हेल्प आइडेंटिफाई मसल फाइबर्स इन बोन बायोप्सी। बोन बायोप्सी में मसल फाइबर की पहचान के लिए कौन सा स्टेन इस्तेमाल करते हैं। ये स्टेन मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है। अब सुनो, अगर क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा लैंग्वेज टफ कर दी जाए, बच्चे कंफ्यूज नहीं होना। जब भी हम मसल के बारे में बात करेंगे, हम कौन सा स्टेन इस्तेमाल करते हैं, मैसन्स ट्राइक्रोम इस्तेमाल करते हैं। क्लियर बात है, मैसन्स ट्राइक्रोम इस्तेमाल करते हैं। गिम्सा कहाँ इस्तेमाल करते हैं सर, गिम्सा इस्तेमाल करते हैं हम ब्लड पैरासाइट्स के लिए, ग्राम बता दिए, ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव के लिए, एमाइलॉइडोसिस के लिए हम कॉन्गो रेड इस्तेमाल करते हैं। तो स्टेनिंग से क्वेश्चन बनते हैं, ये चीज़ें ध्यान रखना। हमें मसल फाइबर के बारे में जानकारी लेनी हो तो मैसन्स ट्राइक्रोम इस्तेमाल करते हैं। इट स्टेन मसल रेड एंड कोलेजन ब्लू या ग्रीन। मसल को कैसा कलर करेगा, रेड कलर में, कोलेजन को ब्लू या ग्रीन कलर में। क्लियर बात। मांसपेशियों को लाल और कोलेजन को नीला रंग देती है कौन सी, मैसन्स ट्राइक्रोम स्टेन। आगे बढ़ जाओ। थायराइड टिश्यू ग्रोसिंग शुड इन्वॉल्व फॉर। थायराइड टिश्यू की ग्रोसिंग में क्या देखा जाता है, नोड्यूल साइज, हिमोरेज, पिट्यूटरी ग्लैंड की साइज, एल्वियोलाई लाइनिंग या लिम्फ नोड वेट। ठीक है, थायराइड टिश्यू की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पिट्यूटरी कहाँ पाई जाती है सर, आपके ब्रेन में पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। तो ब्रेन से हमें रिलेटेड ही नहीं कोई बात, हम हटाएंगे। एल्वियोलाई कहाँ पाई जाती है सर, आपके लंग में पाई जाती है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। लिम्फ नोड कहाँ पाया जाता है, आपके लिम्फेटिक सिस्टम में पाई जाती है, तो लिम्फ नोड के बारे में हमें क्या पढ़ना है, थायराइड के बारे में। तो नोड्यूल साइज और हिमोरेज ये देखेंगे हम थायराइड टिश्यू की ग्रोसिंग में। क्लियर बात है। इंपॉर्टेंट फॉर थायराइड कैंसर और गॉइटर इवोल्यूएशन। नोड्यूल्स की गहराई और रक्तस्राव थायराइड डिसऑर्डर का संकेत देते हैं। ग्रोसिंग ऑफ हिपैटोबाइलरी सिस्टम इंक्लूड्स। ठीक है, हिपैटोबाइलरी सिस्टम के ग्रोसिंग में क्या शामिल है, एक चीज़ ध्यान देना, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। हिपैटोबाइलरी, ठीक है, एक आपने ऑर्गन सुना होगा, हिपैटो वर्ड जहाँ भी है वो किससे संबंधित होता है, वो संबंधित होता है लीवर से। ठीक है, वो संबंधित होता है लीवर। और बाइलरी वर्ड जहाँ से संबंधित है, ये किससे संबंधित होता है, ये गाल ब्लैडर से। ठीक है, ये गाल ब्लैडर से संबंधित होता है। जैसे आपका बाइल जूस हो गया, बनता कहाँ है, गाल ब्लैडर में, स्टोर कहाँ होता है, लीवर में स्टोर होता है। ठीक है, तो हिपैटोबाइलरी सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो गाल ब्लैडर वॉल थिकनेस के बारे में बात करेंगे, स्टमक अल्सर, लंग फाइब्रोसिस या स्किन पिगमेंट। देखो स्टमक अल्सर हम जीआईडी में बात करेंगे, लंग फाइब्रोसिस हम रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी में बात करेंगे, स्किन पिगमेंट हम स्किन देखेंगे। तो हम हिपैटोबाइलरी में क्या देखेंगे, गाल ब्लैडर की वॉल थिकनेस। क्लियर बात है। यूज टू इवेलुएट इन्फ्लामेशन, स्टोन और ट्यूमर्स। गाल ब्लैडर में कोई इन्फ्लामेशन आ गई हो
कोई स्टोन बन रहा हो या कोई ट्यूमर बन रहा हो, इसके बारे में हम देखेंगे बाइलियरी सिस्टम के अंदर। क्लियर बात है। पित्ताशय की दीवार की मोटाई, सूजन, पथरी आदि की पहचान की जाती है। सैंपल लेबलिंग शुड बी डन यूजिंग, सैंपल लेबलिंग किस माध्यम से किया जाना चाहिए? पेंसिल, कलर्ड स्टिकर, वाटरप्रूफ मार्कर्स या पेन। ठीक है, सैंपल लेबलिंग किससे किया जाना चाहिए? पेंसिल से करना चाहिए, कलर्ड स्टिकर से, वाटरप्रूफ मार्कर से या पेन से। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान लगाओ। हम लेबलिंग किससे करेंगे? पेंसिल से करेंगे तो हमें क्या लेबल मिटने के चांसेस हैं, या कलर स्टिकर लगाएंगे तो मान लो कहीं भीग जाए तो स्टिकर उतर सकता है, कहीं पेंसिल का लिखा हुआ मिटल सकता है, पेन का लिखा हुआ मान लो स्याही फैल गई, आपको नंबर ही नहीं सही से दिख रहा, तो हम वाटरप्रूफ मार्कर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि पानी का इस्तेमाल अक्सर लैब में होता रहता है, तो हमें लेबलिंग कैसे करनी चाहिए सर? वाटरप्रूफ मार्कर से करनी चाहिए। क्लियर बात है। इट अवॉइड स्मजिंग एंड इंश्योर परमानेंट आईडी, ताकि लैब में वॉशिंग या हीटिंग से लेबल मिटे नहीं। क्लियर बात। ड्यूरिंग ग्रॉसिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर वी लुक फॉर, यूरिनरी ब्लैडर की ग्रॉसिंग में क्या देखा जाता है? अल्सर या ट्यूमर देखते हैं, एंजाइम देखते हैं, ब्लड प्रेशर देखते हैं या सलाइवा स्टेंस देखते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? ग्रॉसिंग कर रहे हैं ऑफ यूरिनरी ब्लैडर की, यूरिनरी ब्लैडर की ग्रॉसिंग कर रहे हैं। हम उस टाइम क्या देखेंगे? अल्सर या ट्यूमर देखेंगे, एंजाइम देखेंगे, ब्लड प्रेशर देखेंगे या सलाइवा स्टेंस देखेंगे। ठीक है, तो हम जब भी क्या करेंगे? यूरिनरी ब्लैडर की ग्रॉसिंग करेंगे तो हमें क्या देखना होता है? हम यूरिनरी ब्लैडर या पूरी बॉडी में जनरली जो भी ऑर्गन है, हम ट्यूमर के लिए ही तो ग्रॉसिंग करते हैं, कैंसरस की पहचान करनी हो तभी तो ग्रॉसिंग करते हैं। एंजाइम्स, ब्लड प्रेशर, ये सब देखने के लिए ग्रॉसिंग करेगा क्या कोई? सलाइवा की स्टेन करने के लिए कोई ग्रॉसिंग करेगा? तो हमें अल्सर्स, ट्यूमर्स, इन सब की पहचान के लिए ग्रॉसिंग की जाती है। क्लियर बात है। ग्रॉसिंग हेल्प टू डिटेक्ट कैंसर या सिस्टाइटिस। ठीक है, ब्लड कैंसर और संक्रमण के लिए जाँच की जाती है। आगे बढ़ जाओ। Which tool is used for spreading sections on water bath? वाटर बाथ में सेक्शंस फैलाने के लिए कौन सा टूल प्रयोग किया जाता है? एक और टूल से क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम जब भी स्प्रेड करेंगे सेक्शंस को किस पे? वाटर बाथ के ऊपर, हम कौन सा टूल प्रयोग करेंगे? ब्रश का, निडल का, फॉरसेप्स का या स्कैल्पल का? ठीक है, स्कैल्पल कहाँ इस्तेमाल करते हैं? कटिंग करने के लिए। निडल तो आपको पता ही होगा, ब्लड कलेक्शन के लिए जनरली इस्तेमाल करते हैं। हमें वाटर बाथ पे अगर क्या करना है? सेक्शन को स्प्रेड करना हो, हम ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर बात। राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ब्रश। ब्रश हेल्प स्प्रेड थिन सेक्शंस जेंटली, ब्रश से सेक्शंस को पानी में बिना नुकसान फैलाया जाता है। ग्रॉसिंग ब्रेन टिश्यू रिक्वायर फिक्सेशन इस, ब्रेन टिश्यू की ग्रॉसिंग के लिए किस फिक्सेटिव की आवश्यकता होती है? 40% फॉर्मेलिन इस्तेमाल करेंगे, बफर्ड फॉर्मेलिन फॉर 2 to 3 वीक्स इस्तेमाल करेंगे, ग्लूटर एल्डिहाइड या एसीटोन। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आप एक बार के लिए टाइमिंग हटा दो, नहीं पता आपको, टाइमिंग मान लिया। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें कोई भी टिश्यू फिक्स करनी है तो हम 10% फॉर्मेलिन इस्तेमाल करते हैं इन जनरल। ठीक है, ग्लूटर एल्डिहाइड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आपका राइट आंसर बफर्ड फॉर्मेलिन हो जाएगा। क्लियर बात है। ब्रेन टेक्स लॉन्गर टाइम टू फिक्स ड्यू टू हाई लिपिड कंटेंट, मस्तिष्क में वसा अधिक होने के कारण अधिक समय फॉर्मेलिन में रखा जाता है। व्हाट इज द कलर ऑफ ईओसिन इन एचएनई स्टेन? एचएनई स्टेन में ईओसिन का रंग कैसा होता है? ईओसिन किस कलर का होता है एचएनई स्टेनिंग में? ब्लू कलर, पिंक कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर। देखो अपने एचएनई स्टेनिंग में चाहे हम हेमेटॉक्सिन की बात करें चाहे ईओसिन की बात करें, ये जिस कलर के होते हैं उसी कलर के, जिसको ये रंगते हैं उसी कलर का रंग देते हैं। ठीक है, जैसे हमने हेमेटॉक्सिन की बात की, ये किस कलर का होता है? ये ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है हेमेटॉक्सिन। और ये किसको कलर करता है सर? न्यूक्लियस को कलर करता है, ब्लू कलर में ही कलर करता है। ऐसे अगर हम ईओसिन की बात करें तो ये किस कलर का होता है? ये पिंक कलर का होता है, और साइटोप्लाज्म को भी ये पिंक ही कलर का रंगता है। ये चीज़ें ध्यान रखना। क्लियर बात है। तो ईओसिन का कलर कैसा होता है? पिंक कलर का होता है। ठीक है, ईओसिन स्टेन साइटोप्लाज्म एंड कनेक्टेड टिश्यू पिंक। ठीक है, ईओसिन साइटोप्लाज्म को गुलाबी रंग रंगता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, विच स्टेप कम्स आफ्टर ग्रॉसिंग इन हिस्टोपैथोलॉजी? हिस्टोपैथोलॉजी में ग्रॉसिंग के बाद कौन सा चरण आता है? स्टेनिंग, फिक्सेशन, टिश्यू प्रोसेसिंग या माउंटिंग? ठीक है, देखो हिस्टोपैथोलॉजी में आपके जो भी टिश्यूज के वो हैं चरण हैं वो बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। हम ग्रॉसिंग के बाद क्या करेंगे? स्टेनिंग करेंगे, फिक्सेशन करेंगे, टिश्यू प्रोसेसिंग या माउंटिंग। हम ग्रॉसिंग कर लिए तो हम टिश्यू प्रोसेसिंग का स्टेप्स करेंगे, ये सारी स्टेप्स टिश्यू प्रोसेसिंग के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो हम ग्रॉसिंग के बाद टिश्यू प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग इंक्लूड डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग, इन्फिल्ट्रेशन। टिश्यू प्रोसेसिंग में हम अल्कोहल, जाइलिंग और वैक्स से पास किया जाता है। ये क्लियर चीज़ें याद रखना। तो आज की क्लास में हमने टोटल 200 क्वेश्चन कर लिए।
अगले 2 क्लासेस में हम पूरा और 100 क्वेश्चन करके पूरे 300 क्वेश्चन कर लेंगे। मेरी गारंटी, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा हिस्टोपैथोलॉजी में। जिसने थ्योरी नहीं भी पढ़ी होगी ना, वो ये क्वेश्चन सॉल्व करके सारे क्वेश्चन सारे थ्योरी कर लेगा हिस्टोपैथोलॉजी में। और यही चीज़ हम सारे चैप्टर्स के लिए करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। मान लो किसी को थ्योरी भी पढ़नी हो तो मेरे चैनल पे काफ़ी सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं, जैसे आपका हो गया कंप्लीट हिस्टोपैथोलॉजी इन वन शॉट, या आपके वन लाइनर्स हो गए, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो थ्योरी भी आप पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़ना हो तो, बाकी क्वेश्चन से भी आपका काम चल जाएगा। क्लियर बात? तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।